बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश करेंगे और आज जुमेरात का रोज़ है, लेकिन मुलाकात बहुत मुश्किल है क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को मिलने की इजाज़त दी नहीं जाती। इमरान खान साहब की सिर्फ 2 बहनें उन्हें मिल पाती हैं, या कोई वकील थोड़ी देर के लिए मिल पाते हैं, या बैरिस्टर सैफ, इन्हें इजाज़त होती है कि ये चाहें तो इमरान खान साहब से मिल लें। नॉर्मली जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इजाज़त नहीं होती। अली अमीन गंडापुर साहब शायद मिलना नहीं चाह रहे। देखें, बैरिस्टर सैफ अगर मिल लेता है तो फिर अली अमीन गंडापुर को क्यों नहीं मिलने दिया जाता। अली अमीन गंडापुर को बैरिस्टर सैफ से, जो अली अमीन गंडापुर के अंडर काम करते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो गिद्दड़ सिंगी बताओ जो आपको इमरान खान साहब से मिलवाती है और मुझे नहीं मिलवाती। तो मतलब साफ वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मिलना नहीं चाहते और बैरिस्टर सैफ के ज़रिए से इमरान खान साहब को पैगाम शैगाम भिजवा दिया जाता है जो भेजना होता है। बहरहाल मामला तो ये है कि अब दोबारा कोशिश की जाएगी और चीज़ें इस जगह पे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुलाकात होगी, और अगर हुई भी तो उसमें से कोई आउटकम आज के दिन में आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक का मोमेंटम बना रही है और साथ ही साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसकी तश्कील नौ की गई है। उस हवाले से जो खबर मेरे पास है उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत भी की है। वहाँ पे जो दीगर लोग हैं उन्होंने भी बातचीत की। अब जो इसकी फॉर्मेशन है वो ये है कि महमूद खान अचकज़ई इसके चेयरमैन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, अलामा राजा नासिर अब्बास वाइस चेयरमैन है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी वाइस चेयरमैन है, अख्तर मेंगल साहब भी इसके वाइस चेयरमैन है, और जैन शाह वाइस चेयरमैन है इसके, और असद कैसर इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, अखूनज़ादा हुसैन जो हैं वो तर्जुमान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे सीनियर ओहदा असद कैसर साहब के पास है। आजकल वो पाकिस्तान में नहीं है, वो बरतानिया में है, और जब वो पाकिस्तान वापस जाएंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन चीज़ों को बताने की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो सलमान अकरम राजा साहब ने अदा की। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसे ही हमेशा इलेक्शन लूटे जाते रहे तारीख में भी, लिहाजा आप भी चुप हो जाओ, मगर हम खामोश नहीं होंगे, ना हमने होना है। हमने तारीख बदलनी है। पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान इस तारीख को नहीं मानते कि 78 साल से इलेक्शन लूटे जा रहे हैं। ये मुल्क शुगर माफिया, सीमेंट माफिया के लिए काम कर रहा है। आज का नौजवान जानता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। चीनी को देखें, कल सस्ती बरामद की गई और आज महंगी दरामद की जा रही है, यानी सस्ती बाहर बेची गई और आज महंगी वापस मंगवाई जा रही है। पेट्रोल की आलमी कीमतें देखें, पाकिस्तान और आलमी सतह पर 15 रुपए का फ़र्क है। ये किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? इसका फ़ायदा इसी को होता है जो जमहूरियत नहीं चाहता। वैसे मैं हैरान होता हूँ सलमान अकरम राजा साहब की इन्फॉर्मेशन पे भी कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का 15 रुपए का फ़र्क है। उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि इमरान खान के दौर में जब $100 से भी ऊपर का बैरल था, $125 तक का गया, तब पेट्रोल कितने का था और आज आलमी मंडी में कितने का है और पाकिस्तान में कितने का है। मेरे ख्याल में डाटा को सिंप्लीफाई करना चाहिए आम लोगों के लिए। अगर आप इस तरह देखें तो इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत आज के दौर से आधी से भी कम थी। आज के दौर में आधी से भी कम थी, यानी जितने का पेट्रोल आज शहबाज शरीफ खरीद रहे हैं, अगर इतने का पेट्रोल इमरान खान खरीदते तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर होता। लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल खरीदा बहुत महंगा, बेचा बहुत सस्ता। आज के दौर में पेट्रोल खरीदा बहुत सस्ता जा रहा है, बेचा बहुत महंगा जा रहा है। यानी इमरान खान के दौर में जो पेट्रोल की कीमत थी, अगर उसकी जगह पे आज वाली पेट्रोल की कीमत होती तो उस दौर में पेट्रोल की कीमत क्या होती? 100 रुपये लीटर उस हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल में आम आदमी को समझाने के लिए ये एक सिंपल तरीका मैंने आपके सामने रख दिया नादरीन। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो 9 मई के गवाह हैं वो भाग रहे हैं। 9 मई के गवाह भाग रहे हैं और वो कैसे भाग रहे हैं ये खबर आप देखिए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो पुलिस वाला जो मरकजी गवाह है इस सारे केस का, उसके बारे में पता चलता है कि वो उस दिन छुट्टी पर था और बाकायदा रोजनामचे के अंदर ये लिखा हुआ है SHO की जानिब से कि ये आदी मुजरिम है छुट्टियां करने का, जब तक SP के सामने पेश नहीं हो जाता तब तक इसको ड्यूटी पे नहीं आने देना, इसकी माफ़ी नहीं होनी। तो एक ऐसा पुलिस वाला जो आदी मुजरिम है छुट्टियां करने का, उसको आप दबाव डाल के कि तू तो मुअत्तल होने वाला, जो मर्जी काम उससे करवा ले, तो इन्होंने उसको ऐनी शाहिद बना दिया। अब गवाह आगे आगे भाग रहे हैं और जज पीछे पीछे। ये मैं एक खबर आपको दिखाता हूँ, ये एक वारंट गिरफ्तारी है और ये काबिल ज़मानत नाकाबिल ज़मानत है। काबिल ज़मानत को छोड़ दिया, नाकाबिल ज़मानत पे गुड लगाया जज साहब ने, और उन्होंने कहा जी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी है, तामील करवाए SHO थाना सरवर रोड, और आगे जो गवाह है उनका नाम लिखा हुआ है, और मंदरजा झेल गवाहान को गिरफ्तार करके मोरखा 7/17 को
अदालत हाजा में पेश करें, यानी 17 जुलाई को अदालत में पेश करें और अदम तामील वारंट मुतल्लिका एसएचओ खुद पेश अदालत हों। यानी अगर वो तामील नहीं करवा सकता, वो पेश नहीं कर सकता गवाह को, तो फिर एसएचओ खुद पेश हो अदालत में आके। गवाह भाग गए 9 मई के, जो बच गए वो 2 नंबर निकले। 9 मई का तो सारा बयानिया दबरदूस हो गया। सिर्फ अदालतों में जज ही घसीटते फिरते हैं 9 मई को कि कुछ ना कुछ करके, जितना उन पे दबाव है बेचारों पे, जजों पे, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बेचारे 9 मई को एक केसेस को पीट रहे हैं, लकीर पीटते जा रहे हैं, कभी घसीट के इधर ले जाते हैं, घसीट के उधर ले जाते हैं। जज भी बेचारे हाथ जोड़ के बैठे हुए कि इन केसों के पल्ले कख नहीं, हमें बंदे छोड़ने पड़ेंगे, फॉर गॉड सेक अदलिया की थोड़ी सी इज्जत रहने दें। लेकिन आपको पता है पूरा निज़ाम कैसे चल रहा है, जैसे चल रहा है ऊपर से लेके नीचे तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और जजों के हालात क्या है ज़रा ये आप देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है। ये देखें जजों के हालात क्या हैं। कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, और ये शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट की, बड़े मजे की बात है। कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, ट्रायल के दौरान बिजली चली जाती है, बिजली जाती है तो हबस हो जाता है। तो जज साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जज ने कहा कि जनरेटर लगाएं फौरी तौर पे, इतनी गर्मी है इस हबस के अंदर, कैसे हम ट्रायल करेंगे। जज ने इंतजामिया के ऊपर चढ़ाई कर दी, जनरेटर लगाओ, अदालत में बहुत गर्मी है। और ठीक 3 दिन पहले इसी अदालत के अंदर जो ट्रायल हो रहा था, तो यास्मीन राशिद ने और दीगर जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इसी जज को तहरीरी दरखास्त दी थी कि कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है हमारे सेल्स के अंदर। हालांकि जेलों के अंदर डबल बिजली के कनेक्शन होते हैं, जेलों में लोड शेडिंग नहीं होती, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह। ये नवाज शरीफ भी अंदर रहे, जरदारी भी अंदर रहे, बाकी लोग भी रहे, उन्होंने कभी लोड शेडिंग की शिकायत नहीं की। ये पीटीआई वालों के ऊपर खास कर्म किया जाता है कि लोड शेडिंग भी कर देते हैं। उन्होंने कहा जेल ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं ने जज को तहरीरी दरखास्त दी थी कि कई घंटे लोड शेडिंग की जाती है, सांस लेने का मसला बन जाता है, हम बुजुर्ग लोग हैं, गर्मी के बायस बहुत परेशानी होती है। तो जज ने आज तक उस दरखास्त पर कोई अमल दरामद नहीं करवाया और अपनी अदालत के अंदर थोड़ी सी लाइट चली गई तो उन्होंने कहा लगाओ जनरेटर, इतनी गर्मी में कैसे हम काम करेंगे। तो अदालत के अंदर तो ज़्यादा दिन ये चल रहा है। अब ऐसी अदालतें कैसे इंसाफ देंगी जो सिर्फ अपने लिए सोचती हैं और आम आदमी के लिए नहीं सोचती। नाज़रीन, सज्जाद बरकी साहब के हवाले से, ये इमरान खान साहब के अजीज़ हैं और अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से काम भी करते हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बड़ी खबर दी है, ये आजकल कनाडा में मौजूद हैं, इन पर भी पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई। तो ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं ये इस वक्त कनाडा में है। तो इन्होंने पहले ये खबर दी थी, खबर के बारे में तो मुझे आइडिया था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कोशिश की कि किसी तरह से जो जुल्फी बुखारी साहब ने बात की है कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में ह्यूमन राइट्स के हवाले से इमरान खान साहब को लेकर, वो बात जुल्फी बुखारी साहब ना कर सकें। और तहरीक इंसाफ ने उसकी एक तहरीरी कोशिश भी की है। जो पैगाम चला वो इमरान खान साहब के घर से चला, इमरान खान साहब की बहनों की तरफ से, और अमल दरामद किया सज्जाद बरकी साहब ने मुबैना तौर पे। लेकिन इसमें जो अब उन्होंने एक लेटर लिखा कांग्रेस को, इसमें ज़ुबैर अली खान साहब ने उसका तर्जुमा छाप दिया। अब तर्जुमा क्या कह रहा है, जो ईमेल की सज्जाद बरकी ने, वो ईमेल क्या कहती है, नुमाइंदा क्रिस स्मिथ, नुमाइंदा जेम्स पी मैक गॉवरन और मार्क मेलुसिच, बल्कि इन सबके नाम लेके आगे वो लिखते हैं, मोहतरम हजरात, मैं आपको पाकिस्तान में जारी सियासी जबर के मौजू पर 15 जून को होने वाली टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन की समाअत के हवाले से खत लिख रहा हूं। अमेरिका में कायम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स का सेक्रेटरी जनरल होने के नाते मुझे हमारे कैद चेयरमैन इमरान खान के अहले खाना की जानिब से रब्ता किया गया है, जिन्होंने उनकी इस समाअत में नुमाइंदगी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ख़ानदान ने मुझसे गुजारिश की है कि मैं आपको वाज़ेह तौर पर आगाह करूं कि सिर्फ उनके बेटे सलमान खान और कासिम खान को चेयरमैन इमरान खान की नुमाइंदगी का इख्तियार हासिल है। ख़ानदान इमरान खान की जानिब से बात करने का किसी और को मजाज नहीं समझता। सलमान खान और कासिम खान जो बरतानवी शहरी हैं और बरतानिया में मुकीम हैं, अगले हफ्ते अमेरिका का दौरा करेंगे ताकि पाकिस्तान में जारी सियासी जबर और अपने वालिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की गैर मुनसिफाना और मुसलसल कैद के बारे में बात कर सकें। वो टॉम लेंटोस कमीशन के मेंबरान से मुलाकात के लिए बखुशी तैयार हैं ताकि चेयरमैन इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी फ़ौजी निज़ाम के मज़ालिम पर रोशनी डाल सकें। मैं इस मामले में आपकी तवज्जो और गौर का मुंतज़िर हूँ। नेक तमन्नाओं के साथ सज्जाद बरकी, सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ OIC ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स। अब मामला यह है कि आप नहीं चाहते थे कि जुल्फी बुखारी वहाँ पे जाएं और जाकर के इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या ह्यूमन राइट्स के हवाले से
वहाँ एक नुमाइंदगी करें, तो आप जुल्फी बुखारी को मना कर लेते। आपको उन्हें लेटर लिखने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ये बड़ी अजीब बात है। यानी एहतजाज करना हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करेंगे, जिस जगह पे भी निकलना हो तो इन लोगों ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं। जुल्फी बुखारी तो पाकिस्तान वापस भी नहीं आ सकता, सब जानते हैं। और ये भी सब जानते हैं कि कासिम सूरी भी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता इस वक्त, और मुराद सईद भी मंदिराम पे नहीं आ सकता। और ये सारे लोग कीमत चुका रहे हैं इमरान खान से वफादारी की, और तो कोई ज़रूरत नहीं है, और तो कोई चीज़ नहीं है। इनके तो मामला सीधे हो सकते हैं अगर ये इमरान खान के साथ वफादारी ना करें। तो ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह के शकूक व शुबहात का इजहार करना मेरी समझ से बाहर है। हाँ, एक बात मुझे समझ आती है कि जुल्फी बुखारी के क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हैं बुशरा बीबी से, और वैसे ही ये बात हर तरफ फैली रहती है कि शायद इनके अलीमा खान और बुशरा बीबी के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। उधर बुशरा बीबी की जो बहन है वो भी इमरान खान की बहनों पे तनकीद करती रहती हैं। तो ये एक टसल तो चले ये रहती है, वैसे ये ख़ानदानी मसला ही ऐसा होता है। लेकिन क्या इस बुनियाद के ऊपर एक इमरान खान के ऐसे साथी को जिसने कीमत चुकाई है, तकलीफ़ उठाई है, उसे आप टारगेट कर सकते हैं कि इसको ना सुने, इमरान खान के बेटे आएंगे उनको सुन लें? ये बात आपस में तय की जा सकती थी। ये तो इमरान खान साहब के मुकदमे को ख़राब और कमज़ोर करने के मुतरादिफ इसको समझा जाना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से मेरे पास और खबरें भी हैं इससे जुड़ी हुई, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी बलूचिस्तान के जो हमारे शहरी हैं उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। एक तरफ बलोच अपने प्यारों के लिए इस्लामाबाद में आ गए, वहाँ बारिश हो रही थी, उनको उन्होंने तंबू लगाने तक की इजाज़त नहीं दी इंतज़ामिया ने। आप अंदाज़ा करें, वहाँ बहनें, बेटियाँ और बुज़ुर्ग खड़े थे और वो बारिश में भीग रहे थे। इस्लामाबाद में मैं दाद देना चाहूँगा हमारे उन सहाफ़ी साथियों को जो वहाँ पे गए, और जो बलोच एहतजाज करने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद थे, लवाहिकीन अपने प्यारों को ढूंढते हुए, वो उनके साथ जाकर इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। ख़ास तौर पे मैं स्पेशली जो शीरी मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है मेरी नज़र में, एक छोटी सी उम्र में उन्होंने बड़ा मुकाम पैदा किया, पाकिस्तानियों के दिल में भी मुकाम पैदा किया, इंसानी हकूक़ के लिए वो खड़ी होती हैं, ईमान मज़ारी साहिबा, वो वहाँ पे मौजूद थी। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब वहाँ पे गए, फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे गए, फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब वहाँ पे गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना वफद वहाँ पे भेजना चाहिए, उनके पास, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। असद तूर साहब को मैंने वहाँ पे देखा, दीगर सहाफ़ियों को बहुत सारे मैंने और भी वहाँ पे देखे। सबके मैं यहाँ पे किस किस के मैं नाम लूँ, इन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन इंतज़ामिया की आप देखें हठधर्मी कि वो उन्हें बारिश में भिगो रही है। वो बारिश में बेचारे भीगते जा रहे हैं और खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। वो सिर्फ वहाँ पे क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे तंबू लगाने दें, और इंतज़ामिया कह रही है जी परमिशन लेकर आओ, नहीं तो प्रेस क्लब के अंदर घुस जाओ, नहीं तो ये कर देंगे। उनको धमकाया जा रहा है। 2023 में जब वो सर्दियों में आए थे तब उन्हें कितना मारा गया था, कितना टॉर्चर किया गया था, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, बहनों और बेटियों के ऊपर, रात के आखिरी पैर में। तो ये बड़ी तकलीफ दह चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन लोग अपने प्यारों के लिए इस्लामाबाद में आ गए हैं और वो प्रेस क्लब के बाहर बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। बलूचिस्तान इस वक्त जल रहा है, जगह जगह पे फायरिंग के वाक़यात होते हैं। जो साबरी कवाल एक फैमिली है, उनके एक रुकन है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो बेचारे खड़े होकर कह रहे थे कि हमारी बस के ऊपर फायरिंग कर दी, 3 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए, 5 ज़ख्मी हो गए। हमारा क्या कसूर है? हम तो फ़नकार लोग हैं, हम तो जा रहे थे कवाली करने के लिए, हमें तो बुलाया गया था एक प्रोग्राम के लिए। तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। वो बेचारे रो रहे थे, बहुत परेशान थे, बैन कर रहे थे, अपने प्यारों की लाशें उनकी वहाँ पड़ी हुई थी। जगह जगह पे बलूचिस्तान में जो है वो कत्ल व गारतगिरी हो रही है। कोई सड़क महफूज नहीं है, कोई बड़ी शाहराह महफूज नहीं है। बहुत सारी जगहों पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो गई है। और गवर्नमेंट की हालत आप देखिए कि ऐन उसी वक्त में वज़ीर आला बलूचिस्तान की एक वीडियो वायरल होती है बरतानिया से, जिसमें वो एक गाड़ी चला रहा है सड़क पे, क्योंकि राइट हैंड गाड़ी जो है वो बरतानिया में ही चलती है यहाँ पे यूरोप में, और वो राइट हैंड गाड़ी चला रहा है बरतानिया की सड़कों पे। उसके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वो वहाँ पे घूम रहा है, गाड़ी चला रहा है और गाने गा रहा है, और गाने गाने की वीडियो उसकी वायरल हो गई है। उसने बलूची के अंदर जो है वो म्यूज़िक लगाया हुआ है, साथ साथ गुनगुना रहा है, साथ साथ जा रहा है, वहाँ उनका मकामी म्यूज़िक है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि इन लोगों को शर्म ही नहीं है कि कैसे लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया इस कौम के ऊपर, कैसे कैसे नमूने मुसल्लत कर दिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ये तो सुना था कि लाहौर डूब जाता है, ये नहीं सुना था कि चकवाल भी डूब जाता है, मंडी बहाउद्दीन भी डूब जाता है, और अपर पंजाब के जो शहर हैं वो भी डूबना शुरू हो गए हैं। उधर चकवाल के अंदर गाड़ियों के डूबने के, पूरी पूरी गाड़ियां डूबने के मनाज़िर आ रहे हैं। लोग डूबी हुई गाड़ियां पानी में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हमने आज के दिन में देखा है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है नादरीन पाकिस्तान में। बुशरा बीबी के हवाले से खबर मेरे पास आई नादरीन के, उनके एक भाभी और एक बेटी उनसे मिलने के लिए गई थी।
जब इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवाई गई थी तो उन्होंने कहा जी एक की मुलाकात हम करवाएंगे और एक की नहीं करवाएंगे। फिर बुशरा बीबी से किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। जो सामान ये लोग साथ लेकर आए थे खाने पीने का और दीगर चीज़ें, कपड़े वगैरह, वो भी बुशरा बीबी को नहीं भेजा गया। अगले दिन इन्होंने सामान भिजवाया, बुध वाले दिन, फिर भी वो सामान नहीं भेजा गया और लगातार बुशरा बीबी को जो है वो परेशान किया जा रहा है और उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। जबकि इमरान खान साहब ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ज़ाती तौर पे गुस्सा है बुशरा बीबी को लेकर। अब नाज़रीन आ जाए उस बड़ी खबर की तरफ जो मैं आपको देना चाह रहा था, और ये मैंने थोड़े दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और ये खबर हमने ब्रेक की थी इस चैनल पे कि पाकिस्तान के अंदर जो नॉन कस्टम गाड़ियां हैं उनकी गैर कानूनी तरीके से फेक रजिस्ट्रेशन की जा रही है और गाड़ियों को कानूनी बनाकर बेचा जा रहा है और गवर्नमेंट को 1 टके का टैक्स नहीं आ रहा। अब जब हमने ये काम किया तो उसके बाद हुकूमत मुतहर्रिक हो गई, 27 लोग गिरफ्तार हुए, 2 डीसीज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनके नाम ECL में भी डाल दिए गए, लेकिन ये सारी हो रही है ज्यादती। अब मैं आपको बताता हूं कि 5 आईडीज हैं जिनको मिसयूज किया गया, वो भी हमने पकड़ ली है, मैं आपको थोड़े दिनों में दूंगा। एक मरियम जमीला साहिबा हैं DC कस्टम, इनके साथ भी बड़ी ज्यादती की गई है। तो मैं आपको ये बताता हूं, और कस्टम वाले जो लोग वहां कस्टम के महकमे में काम करते हैं जरा होशियार हो जाएं, कान खड़े कर लें और आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह अब मैं बताने वाला हूं कि कस्टम के अफसरान का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इनकी आईडीज किसी और ने इस्तेमाल की हैं, इन्होंने अपनी आईडीज खुद इस्तेमाल नहीं की। ये जो अफसरान जिनको अब पकड़ा जा रहा है या जिनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, इन्होंने ये 2 नंबरी की नहीं। आप मुझे बताएं कि एक सरकारी ऑफिसर जो CSS करके आता है या मुकाबले का इम्तिहान देकर आता है, वो कोई पागल होगा जो अपनी आईडी से, अपने पासवर्ड से अपनी आईडी खोलेगा और उसके अंदर से एक फेक एंट्री कर देगा और चंद लाख के लिए, यानी चंद लाख की रिश्वत मिलेगी ना। गवर्नमेंट को तो नुकसान करोड़ों में होता है, लेकिन अफसर को तो चंद लाख मिलते हैं। तो चंद लाख के लिए अपनी सारी की सारी नौकरी और अपना करियर दांव पे लगा देगा, जबकि कमाने के इससे बहुत आसान तरीके उसके पास हैं। तो ऐसा सबूत कोई भी नहीं छोड़ता, यह सबूत कोई नहीं छोड़ता कि अपनी आईडी इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर फेक एंट्रियां कर दे। ये कोई भी नहीं करता। ये फेक एंट्रियां कैसे हुई, ये है सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब मैं आपको अब देने लगा। ये जितनी भी आईडीज बनी हुई है ना, इनके पासवर्ड उन्हीं के पास होते हैं जिनकी अपनी आईडी होती है, लेकिन इस पासवर्ड के अंदर इनके अलावा कोई और भी जा सकता है, और वो जा सकता है डेटाबेस के अंदर जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो जा सकते हैं, या जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये कर सकता है। और डेटाबेस कहां पे है, तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस चोरी की वारदात के पीछे कस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों से ज्यादा पाकिस्तान सिंगल विंडो में बैठे हुए लोगों का हाथ है। पाकिस्तान सिंगल विंडो PSW, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने बाकायदा खुल जाएगा कि पाकिस्तान सिंगल विंडो क्या है, और यह खुद बताता है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो एक मरबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो तिजारत में शामिल फ्रीकैन को मियारी मालूमात और दस्तावेजात को सिंगल एंट्री पॉइंट के साथ दाखिल करने की इजाजत देता है, ताकि तमाम दरामदात जो चीजें पाकिस्तान में मंगाई जाएं या बरामदात या पाकिस्तान से बाहर भेजी जाएं, और ट्रांजिट से मुतालिक या जो चीजें पाकिस्तान के गुजर के दूसरे मुल्कों में जाती हैं, कोई जो रेगुलेटरी जरूरियात है उनको पूरा किया जा सके। यानी ये पाकिस्तान सिंगल विंडो वो है जो तजारत के मामलात को रेगुलेट करता है, और इसके पास सारा डेटाबेस मौजूद है, और इसके पास एक्सेस है कस्टम के डेटाबेस तक भी और इन तमाम आईडीज तक भी। अब इन आईडीज को इस्तेमाल किसने किया, इसका पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको बताता हूं 2 चीजें। एक चीज होती है जंप सर्वर और दूसरी चीज होती है एक्स फॉरवर्डर। ये 2 चीजें आपको इंफॉर्मेशन दे देती हैं। ये मैंने आपको जो 2 चीजें बताई है ना, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जब आप इन 2 चीजों को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस बंदे की आईडी किस बंदे ने इस्तेमाल की है। तो अब मैं आपको यह बताता हूं कि आज से चंद महीने पहले ये जो सिस्टम है इसके ऊपर से जंप सर्वर हटवा दिए गए थे, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब कोई भी काम करता है तो वो उसकी एक्टिविटी को नोट करता है। ये जंप सर्वर, इसको हटवा दिया गया था और लॉग को भी रिकॉर्ड करता है। लिहाजा जंप सर्वर हटवा दिए गए थे आज से चंद माह पहले, ताकि पता ही ना चले कि कौन सा बाहर का बंदा इस सिस्टम में दाखिल हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, एक्स फॉरवर्डर भी हटा दिए गए थे, एप्लीकेशन से रिमूव करवा दिया गया था एक्स फॉरवर्डर्स को, ताकि पब्लिक आईपी जो है सिस्टम के अंदर ना आए, पता ही ना चले कि किस जगह से किसने काम डाला है। अब सिर्फ ये चेक कर लें ये 2 चीजें किसने हटवाई थी, ये जंप सर्वर किसने हटवाए थे और एक्स फॉरवर्डर एप्लीकेशन से रिमूव किसने करवाए थे, ये पता करवा लें। मैं आपको कुछ नाम देता हूं, इन नामों को आप चेक करेंगे तो आपको सारा कुछ ही मिल जाएगा। इसके अंदर एक नाम है इमरान मोहम्मद का,
ये कस्टम का सबसे लंबे अरसे तक, लंबे टेन्योर तक रहने वाला डीजी है। इनके दौर में 4 बड़े स्कैंडल आ चुके हैं। इनको चेक करवा लें आप। ये डीजी कस्टम रिफॉर्म्स है, 21वां ग्रेड है इनका। इनको पूछें बिठाकर, ये आपको सारी कहानी सुनाएंगे कि 2 नंबरी हुई क्या है और किसने की है और ये कहां पे रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, दूसरा बंदा है जी आफ्ताब हैदर। ये 18 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं। ये पाकिस्तान सिंगल विंडो के सीईओ हैं। और तीसरा बंदा है जनाब नवीद मेमन। इनकी जो तनख्वाह है, जो अलाउंस इनको मिलता है वो 7.5 लाख है। 19वें ग्रेड की तनख्वाह भी ये लेते हैं और टीएडीएस इन लोगों को अलग से मिलते हैं। अब ये जो बंदे हैं, इन 2 लोगों ने, आफ्ताब हैदर ने और नवीद मेमन ने मिलकर 12 लोगों की एक टीम भर्ती की है। और ये सारी टीम, ये आईटी से रिलेटेड टीम है। और इन लोगों के पास ये इख्तियार होता है कि ये घुस सकते हैं डिफरेंट आईडीज के अंदर। और यहीं से ये कार्रवाई मेरी इतला के मुताबिक हुई है। अगर किसी ने इंक्वायरी करनी है तो यहां जाके इंक्वायरी करें जहां मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसमें 2 लोग और हैं, उनको जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे पूछा जाए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक अरशद हुसैन साहब हैं जो हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, और एक अजीम अफजल साहब हैं जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं इसी कंपनी में, PSW में, पाकिस्तान सिंगल विंडो में। तो ये जो लोग हैं, यहां पे कार्रवाई हुई है। मजीद क्या कार्रवाई हुई है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताने लगा हूं। और वो कार्रवाई इस कार्रवाई से भी ज्यादा बड़ी है। ये नहीं बचते। अब इनके बारे में इतने सबूत हैं मेरे पास, इतनी सारी चीजें हैं। मैं इन लोगों के बारे में कोई फैसला नहीं सुना रहा, इस पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हुकूमत इस पे इन्वेस्टिगेट करे। अगर इसमें कुछ ना मिले ना तो फिर मैं जिम्मेदार हूंगा। इसको इन्वेस्टिगेट करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये गाड़ियां पकड़ी जाएंगी, पकड़ी गई ना। मैंने कहा था सिस्टम का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ है ना, साबित हो रहा है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें। आपको चोर कस्टम में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान सिंगल विंडो के अंदर आपको चोर मिलेगा इस सारे मामले का, जो मुझे समझ आ रही है अब तक। और अभी कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें 5 इंटरपास लोग हैं, इंटरपास, जिन्हें 2-2 लाख के ऊपर भर्ती किया हुआ है पाकिस्तान सिंगल विंडो में ऑपरेशंस के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कराची के अंदर जो सर्वर पड़ा हुआ है ना कस्टम्स का, उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान भी बना लिया गया है। पाकिस्तान में एक सुई से लेके एक जहाज तक भी आता है ना, उसका रिकॉर्ड उसके अंदर है। आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बस सिर्फ इसको भी यहां तक देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊंगा पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के निजाम को। अगर आप वाकई चोरी पकड़ना चाहते हैं तो ये चोरी पकड़े, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।